दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन का जो सबसे कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टॉपिक है, ये है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। और आज हम मनोविज्ञान का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को आपके सिलेबस के हिसाब से कट टू कट हम कवर करेंगे और इसे 5 से 6 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे, राइट? जिस तरीके से हमने बाकी की क्लासेस कंप्लीट किए, सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कवर किया है, उसी तरीके से हम साइकोलॉजी को भी कवर करेंगे। और आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका जीएस बहुत स्ट्रांग है, प्लस उसके साथ ही इन्होंने अगर अपने ये जो सोशल साइंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, खासकर ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, पहला है सोशियोलॉजी, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी और तीसरा है साइकोलॉजी और जो चौथा है वो है सोशल साइकोलॉजी। इन 4 सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। मतलब जीएस प्लस ये, ठीक है? क्योंकि जीएस तो लगभग हर एक सीरियस स्टूडेंट का अच्छा रहेगा, स्ट्रांग होगा, लेकिन जीएस के साथ आपको इसमें भी बढ़त बनानी होगी, राइट? और हमने सोशियोलॉजी को 7 से 8 क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एंथ्रोपोलॉजी भी खत्म हो चुका है। सोशल जो साइकोलॉजी है, कोमल मैम ने शुरू किया है, 2 से 3 क्लासेस में ये भी खत्म हो जाएगा और आज हम शुरुआत कर रहे हैं साइकोलॉजी का। और इसके साथ ही जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके? तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो हमारी फर्स्ट क्लास है आज साइकोलॉजी का, इसमें हम बात करेंगे मीनिंग, मेथड्स, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड गोल्स। मतलब कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, उसकी विधिया, दायरा और लक्ष्य की बात करेंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। ओके, आपको पता है कि एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनने के बाद में आपका काम दवाइयाँ देना या सिर्फ दवाइयाँ बाँटना नहीं है ना? आपको क्या करना है? समाज के व्यवहार में बदलाव लाना है, उनके बिहेवियर को चेंज करना है। और जब तक आप इंसानी दिमाग और बिहेवियर को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी कम्युनिटी में स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना है, जो हेल्थ अवेयरनेस है, वो नहीं जगा पाएँगे। क्योंकि आपका सबसे मेन काम ही क्या है? हेल्थ अवेयरनेस फैलाना, राइट? तो आज के इस लेक्चर में और इस लेक्चर में हम साइकोलॉजी ये देखेंगे, साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, राइट? इसके गोल्स क्या हैं, इसके रिसर्च मेथड क्या है और नेचर, नर्चर और जेस्टाल्ट लॉ जैसे हम कंसेप्ट को भी समझेंगे। और यही कारण है कि आपके सिलेबस में साइकोलॉजी और जो तमाम जो सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपके सिलेबस में डाला गया है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, ठीक है? सबसे पहले इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे, उसका अर्थ क्या था, ये समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम एटिमोलॉजी देखते हैं यानी कि उत्पत्ति। इस इस साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, ओके? ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो शब्द की बात करते हैं, ये जो शब्द साइकोलॉजी है, ये इसका मतलब कहाँ से आया, कहाँ से? ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है? वो जो 2 ग्रीक शब्द हैं, वो क्या-क्या हैं? पहला है साइकी और जो दूसरा है वो है लॉगस, राइट? साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है माइंड या तो सोल, ठीक है? माइंड या तो सोल यानी आत्मा या तो मन। और जो लोगस शब्द है, इस लोगस का मतलब होता है स्टडी या तो साइंस। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? स्टडी ऑफ माइंड और सोल, राइट? आत्मा या मन के अध्ययन को कहते हैं साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ये शुरुआती में इसका ये अर्थ माना जाता था। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, साइंस कभी भी किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को नहीं मानती है, मतलब किसी अमूर्त चीज को नहीं मानती है। इसीलिए समय के साथ इस साइकोलॉजी की परिभाषा भी बदलती गई। वो किस तरीके से बदलती है, वो हम आगे देखते हैं। इसके कितने चरण होते हैं। अच्छा दोस्तों, जो आपको मैंने नोट्स पेड बैच में प्रोवाइड किया है,
उसी नोट्स के आधार पर ही मैं पूरा क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, और जो हमारी पिछली क्लासेस थी वो भी सिर्फ नोट्स के आधार पर ही थी, ताकि जब भी आप नोट्स पढ़ें तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बने। क्योंकि आपको भी पता है कि पूरे के पूरे सिलेबस में यही जो 4 सब्जेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसी में आप मार खाते हैं। तो इसीलिए इसकी कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, तभी आप उसे याद कर पाएँगे, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको नोट्स परचेज़ करना है, आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे 8851427835 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स के बारे में जानकारी के लिए। ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा एटिमोलॉजी, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति में हमने देखा, क्या देखा? साइकी प्लस लॉगस, इस शब्द से ये बना है साइकोलॉजी, राइट? अब ये समझते हैं अब ये समझते हैं कि इसके जो डेफिनेशन में बदलाव या डेवलपमेंट कैसे हुए। इसके 4 चरण हैं, 4 बार में इसका जो डेफिनेशन है वो बदला गया, और चौथी बार इसे एक्सेप्ट किया गया। ठीक है? तो जो सबसे फर्स्ट फेज है, ये बोलता है, मतलब पहली बार जब इसके डेफिनेशन की बात की गई तो इसका डेफिनेशन क्या रखा गया? इसकी परिभाषा क्या रखी गई? स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दिया? ये एरिस्टोटल यानी अरस्तु और प्लेटो ने ये डेफिनेशन दिया। अरस्तु और प्लेटो ने, एरिस्टोटल और प्लेटो ने। ठीक है, ये जो क्लासिकल फिलोसोफर्स हैं इन्होंने ये बताया। लेकिन जो साइंस है उसने क्या पूछा कि भाई आत्मा कहाँ है, कैसे दिखती है, राइट? और इसका कोई एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, आत्मा को आप दिखा नहीं सकते हो, है ना? इसका कोई एक एम्पेरिकल एविडेंस नहीं अवेलेबल था, इसीलिए ये परिभाषा खारिज कर दी गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइंस मानता है कि भाई, साइंस कहता है कि जो चीजें दिख रही है मैं उसे मानूंगा। तो आत्मा और ये जो आत्मा है ये तो दिखता नहीं है। सबसे पहले डेफिनेशन इसका यही बताया गया कि आत्मा के अध्ययन को हम कहते हैं साइकोलॉजी। तो साइंस ने क्वेश्चन किया कि भाई किधर है आत्मा? तो आत्मा दिखा नहीं पाए, इस वजह से ये डेफिनेशन क्या हो गया? खारिज हो गया, डिस्कार्डेड, रिजेक्ट हो गया डेफिनेशन। ठीक है, जबकि इसे एरिस्टोटल और प्लेटो ने भी दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट फेज में ये हुआ था। अगर आप सेकंड फेज की बात करें, जब ये डेफिनेशन रिजेक्ट हो गया, तो 17th 18th सेंचुरी में, ठीक है, कुछ नए फिलोसोफर्स आए। इन्होंने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, आपको अगर सोल नहीं दिख रहा है तो हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ द माइंड इज साइकोलॉजी, यानी कि मन के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मन, या तो आप इसे माइंड कह सकते हैं, माइंड, राइट, या ब्रेन। तो अब अब भाई ब्रेन तो दिखता है आपका, है ना? ब्रेन आपका दिखता है, आपका माइंड दिखता है, तो ये डेफिनेशन कुछ एक्सेप्ट हो सकता है ना? लेकिन यहां पे साइंस ने फिर से सवाल किया कि भाई मन को आप माइंड आप मन को लैब में कैसे नापोगे, है ना? आप माइंड को कैसे मापोगे, मेजर कैसे करोगे? और हर एक पर्सन का अपना अलग माइंड है, वो अलग सोचता है, और इसे ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक सब्जेक्टिव है। ठीक है, मतलब हर किसी का अपना अलग अलग व्यू पॉइंट है। तो इसलिए इसे भी क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आता है थर्ड फेज। ठीक है, तीसरा चरण। और इस चरण में एंट्री होती है, जो मॉडर्न फिलोसोफर हैं उनकी एंट्री होती है, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, और ये कौन है? इनका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है विल्हेम वुंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। और 1879 में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। ये डेफिनेशन क्या था वो भी समझते हैं। ये डेफिनेशन था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी क्या है? ये चेतना का अध्ययन है। दिस इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के अध्ययन को हम कहते हैं साइकोलॉजी, राइट? और
इसे एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल लैब भी स्टैब्लिश किया था। इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया? एक साइकोलॉजी का सबसे पहली बार लैबोरेटरी इन्होंने स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थापित किया था? ये दुनिया की पहली एक ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी थी, राइट? ओके। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में इन्होंने सबसे पहली बार किसी ने एक साइकोलॉजी लैबोरेटरी को स्टैब्लिश किया था, इसलिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है? और यहीं से साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी बना, ठीक है? क्योंकि इसके पहले साइकोलॉजी को अलग अलग किसी न किसी सब्जेक्ट में डाल के देखा जा रहा था, कोई टॉपिक माना जा रहा था, लेकिन इन्होंने इसे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाया, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है? लेकिन बात यहां भी नहीं बनी, बात यहां भी नहीं बनी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इज द साइकोलॉजी। अब बात करते हैं हम फेज 4 की, चौथा चरण, ठीक है? इसमें क्या हुआ? इसे कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। फेज 4 में क्या दिया गया डेफिनेशन? स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। और ये एक हमारी आधुनिक परिभाषा भी है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है। व्यवहार के अध्ययन को हम कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है? और 20th सेंचुरी की शुरुआत में, 20वीं सदी की शुरुआत में ये डेफिनेशन दिया गया। इसे किसने दिया? इसे दिया जॉन बी वॉटसन ने। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो जॉन बी वॉटसन ने इसका डेफिनेशन दिया, और ये एक बिहेवियरिस्ट हैं, मतलब व्यवहारवादी हैं ये बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक है? ये व्यवहारवादी हैं। इन्होंने कहा कि चेतना भी तो अंदरूनी चीज है, मतलब ये जो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस जो डेफिनेशन दिया गया था, इन्होंने कहा कि भाई जो चेतना है ये भी तो एक अंदरूनी चीज है, इसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, राइट? क्योंकि साइंस कहता है कि जो बाहर से दिखता है वही साइंस है, राइट? तो ये डेफिनेशन भी क्या हो गया था? रिजेक्ट इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि विज्ञान को वो चाहिए जो दिखे, इसीलिए जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर प्लस एक्सपीरियंसेस प्लस मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी के डेफिनेशन में ये तीन चीजें इन्होंने दिया कि ह्यूमन बिहेवियर और उनके एक्सपीरियंस और उनकी मेंटल प्रोसेस के अध्ययन को कहते हैं साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार, अनुभव और उनके मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइकोलॉजी, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो इस तरीके से 4 बार में इसके डेफिनेशन को चौथी बार एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट कर बार बार रिजेक्ट करते करते, ओके? अच्छा, अब ये बात करते हैं कि इनका जो डेफिनेशन था, इस डेफिनेशन का आधार क्या है, ठीक है? इसका पिलर क्या है, मॉडर्न पिलर? तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। इस डेफिनेशन में दिया है एक ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर। हम अब इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ओवर्ट बिहेवियर मतलब क्या होता है? प्रकट व्यवहार, ठीक है? मतलब वो व्यवहार, वो एक्ट जो बाहर से दिखाई देता है। हमारा कोई भी अगर एक्ट, कोई भी अगर क्रिया बाहर से दिखाई दे रही है, उसे हम बोलेंगे ओवर्ट बिहेवियर है ये। मतलब जैसे अगर एक मरीज डॉक्टर से बात कर रहा है तो ये क्या है? दिख रहा है, ये ओवर्ट बिहेवियर है। अगर गांव का कोई व्यक्ति है, वो टीका लगवाने से डर रहा है, वैक्सीन से डर रहा है, तो ये भी क्या है? एक ओवर्ट बिहेवियर है, मतलब उसका जो व्यवहार है वो दिख रहा है, वो, है ना? और जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल कर आता है वो है कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट, पहला था ओवर्ट, दूसरा था कोवर्ट, मतलब अप्रकट व्यवहार। अप्रकट व्यवहार का मतलब क्या? कि वो बिहेवियर, वो एक्टिविटी जो हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि वो मन में चलती है। जैसे कि एंजाइटी, एंजाइटी हो गया, चिंता हो गया, ये मन में चलता है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है? या तो जो दूसरा एग्जांपल देखे कि
वैक्सीन को लेकर जो हमारी कोई पुरानी भ्रांति है, जो कोई मिथ है, ठीक है, जो कॉग्निटिव बायस है, ये भी दिखता नहीं है, ये आपके माइंड में चलते रहता है। और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर, ठीक है, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओके, तो ये रहा हमारा बिहेवियर, ये हो गया बिहेवियर, ये हो गया मेंटल प्रोसेस कि आपके माइंड के अंदर चलता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला टर्म है वो क्या है? एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब कि व्यक्ति का अनुभव कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सरकारी अस्पताल में कोई अगर बुरा अनुभव मिला है तो उसका जो हेल्थ बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सपीरियंस। तो इन्हीं पर आधारित है हमारा मॉडर्न डेफिनेशन। ये कंसेप्ट, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी का, यानी कि साइकोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, भाई हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके 4 मुख्य लक्ष्य हैं, और इन सारे लक्ष्यों को हम पब्लिक एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि यूपी का कोई एक ग्रामीण इलाका है, ठीक है। उस इलाके में अचानक से एक न्यूज आती है कि वहां पे मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो मातृ मृत्यु दर है, ये बढ़ रही है, और महिलाएं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए अस्पताल नहीं आ रही हैं, मतलब वो डिलीवरी घर पे करा रही हैं, ठीक है, होम डिलीवरी हो रही है। अब ये एक इंसिडेंट है। अब इस इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य हैं जो साइकोलॉजी देता है, उसको समझते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव ये है डिस्क्रिप्शन, मतलब अब आपको वर्णन करना पड़ेगा जो इंसिडेंट हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, आपको इसको वर्णित करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पहला काम क्या है, ये आपका पहला काम है कि आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, आखिर हो क्या रहा है। तो आपने देखा कि जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी के नहीं आ रही हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, ये घटित हो रहा है, राइट। अब जो दूसरा ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी का वो क्या है, एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप व्याख्या करो, ठीक है। ये दूसरा आपका काम है, मतलब उसका खोजना, उसका कारण खोजना है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये हो क्यों रहा है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है। अब रिसर्च से पता चला कि गांव में एक मिथ फैला है, एक भ्रांति फैला है कि अस्पताल जाने से बच्चा कमजोर पैदा होता है, या तो वहां का जो स्टाफ है वो फ्रेंडली नहीं है ना, इस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, लोग अस्पताल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यहां हमने एक कॉज एंड इफेक्ट देखा, एस्टैब्लिश किया, मतलब इस कारण से ये इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, कॉज एंड इफेक्ट एक्सपीरियंस हमने किया, राइट। अब जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पूर्वानुमान, यानी कि प्रेडिक्शन। अब हम ये समझेंगे कि भाई चलो ठीक है, इस चीज को हमने ठीक कर दिया, जिसका कॉज था उसका हमने ठीक कर दिया, लेकिन अगर भविष्य में फिर से दोबारा ये अगर ऐसे भ्रांतियां समाज में फैली कि अस्पताल जाने से बच्चा कमजोर पैदा होता है, तो फिर से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर है, वो फिर से बढ़ेगा। मतलब हम इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इसका हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब जो चौथा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो है कंट्रोल एंड मॉडिफिकेशन, मतलब इन चीजों को हमें कंट्रोल कैसे करना है और मॉडिफाई कैसे करना, मतलब इसको सुधारना कैसे है, ठीक है। और ये इस सबसे बड़ा वेपन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी गलत तरीके से मैनिपुलेट करके आपको उन लोगों को सुधारना है, बल्कि जो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है, जो बीसीसी है, ये क्या है, ये आपके सिलेबस में पूरा एक यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीसीसी के माध्यम से आप क्या करेंगे, आप बदलाव करेंगे, ठीक है। ये आपका एक टूल है, इंपॉर्टेंट वेपन है। अब कैसे करेंगे, अब जैसे कि जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर के माध्यम से आप काउंसलिंग करवाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि अस्पताल में डिलीवरी होने से बच्चा कमजोर पैदा होता है, बल्कि जब आप घर पे डिलीवरी कर रहे हैं तो वहां पे ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है, ना कोई नर्स अवेलेबल है, तो इससे बच्चे की मौत की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ ही जो मदर है
माता है उनकी भी मौत की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आपको क्या करना है, अस्पताल में डिलीवरी करानी, जहां पे आपको स्टाफ की अवेलेबिलिटी मिलेगी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम उनके व्यवहार को बदल सकते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव या 4 मेन गोल है साइकोलॉजी के। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि किस तरीके से हमें उनके व्यवहार में बदलाव करना है, उनके बर्ताव में बदलाव करना है। राइट, ये बीसीसी के जरिए भी संभव है। ये तो 4 गोल रहे। अब हम बात करते हैं कि इनके साइंटिफिक मेथड की। ठीक है, इनके रिसर्च मेथड की, साइकोलॉजी में किस तरीके के रिसर्च होते हैं, उनके क्या मेथडोलॉजी होती है, उनके क्या तरीके होते हैं, पद्धतियां क्या होती है। राइट, तो ये अगर आपको और ऊपर का जो इंसिडेंट था, ये अगर आपको ये जो घटना है, अगर आपको इनका रिसर्च करना है, राइट, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना और उनके व्यवहार को समझने के लिए आपको ये 5 वैज्ञानिक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इस 5 मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सबसे पहला मेथड है वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि अंतर्दर्शन विधि। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो मेथड है ये सबसे पुराना मेथड भी है। ये सबसे क्लासिकल पुराना मेथड है। और इस मेथड को किसने दिया था? इसे दिया था विलियम वुंट ने, विलेहम वुंट और एडवर्ड एडवर्ड टिचनर ने। इन 2 स्कॉलर्स ने इस मेथड को प्रोफाउंड किया था, दिया था। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इस मेथड में व्यक्ति खुद के अंदर झांक कर देखता है, वो अपनी मानसिक अनुभवों को शेयर करता है कि भाई उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है ना? अगर आपको बुखार हुआ है, मैं आपसे पूछूं आपको कैसा लग रहा है, तो आप बताएंगे कि शरीर मेरा पूरा गर्म है, मेरा बदन दुख दुख रहा है, मेरा हेडेक हो रहा है, सर दुख रहा है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, आप उसे खुद बताएंगे इस मेथड में। जब आप रिसर्च, ये रिसर्च का पहला मेथड है कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो खुद अपने अनुभव को बताता है। राइट, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड की। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसे थोड़ा समझिए। ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है? ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है? इसे कहते हैं अवलोकन विधि। ठीक है, इसे आप नेचुरल मेथड कहते हैं, नेचुरलिस्टिक मेथड। ये है नेचुरलिस्टिक मेथड, और ये कंट्रोल्ड तरीके से होता है, लैब में होता है, मतलब। ठीक है, ये कंट्रोल तरीके से होता है। इसे कैसे समझेंगे? समझिए कि नेचुरल मेथड क्या है। मान लीजिए कि कोई एक गांव है, उस गांव के लोग कुएं से पानी भरते हैं, और वो जो कुआं है, ठीक है, उस कुएं को वो लोग साफ सफाई नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत अनहाइजीनिक तरीके से वो पानी भी भर रहे हैं, मतलब गंदी बाल्टियां डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसमें चप्पल जूते भी गिराए जा रहे हैं। राइट, उसका वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, मतलब आप क्या करोगे, आप दूर बैठकर बस उन्हें देखोगे, बट आप उन्हें बस बस ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, बिना उन्हें बताए। ठीक है, सॉरी, बिना बताए नहीं, आप क्या करोगे, उन्हें बस ऑब्जर्व करोगे, बस देखोगे उन्हें। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। राइट, लेकिन इस मेथड की खामियां क्या है, गलती क्या है? अगर सामने वाले इंसान को या गांव वालों को पता चलेगा कि हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा है, जब हम कुएं से पानी भर रहे हैं, तो लोग हमें देख रहे हैं कि हम साफ सफाई रखते हैं या नहीं, तो वो क्या करेंगे, अपना जो व्यवहार है, जो बर्ताव, उसको बदल देंगे। अब वो साफ सफाई रखने लगेंगे। है ना? मतलब सिर्फ दिखावटी के लिए उन्होंने क्या किया, साफ सफाई रखना शुरू कर दिया। ये इस मेथड की खामियां हैं। मान लीजिए कि अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई ऑफिसर, कोई भी पर्सन है, वो अगर कैमरे के सामने भाषण दे रहा है, कैमरे में भाषण दे रहा है, तो वो बहुत सही तरीके से भाषण देगा, वो खुद बहुत सही बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, और लेकिन अगर बिना ऑफ कैमरा अगर वो कुछ बोल रहा है, तो वहां पे वो उसका प्योर आपको नेचर दिखाई देगा। राइट, तो ये इसके खामियां हैं कि भाई जो सामने वाला है वो क्या करता है, अपने व्यवहार में बदलाव कर लेता है, जो कि गलत है। मतलब आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी ऑब्जर्वेशनल मेथड में। ठीक है, ओके। अब जो अगला है ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अच्छा, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था, इसकी खामियां क्या थी? मतलब इसकी खामियां क्या थी कि जो पर्सन है वो अपना जो अनुभव सही नहीं बता सकता है। मान लीजिए कि आपको डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं कर रहा है, आपको इंटरव्यू देने का मन नहीं कर रहा है कि भाई मुझे कैसा, मैंने डॉक्टर ने पूछा आपको कैसा लग रहा है, आपने गलत बता दिया, नहीं मुझे बहुत सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो ये इसकी खामियां हुई ना,
कि आपको पेशेंट से ही पूछना पड़ेगा, उनका ही व्यू आपको लिखना पड़ेगा इस मेथड में, ठीक है? और ये गलत भी हो सकता है, और ये मेथड बच्चों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है मुझे क्या अनुभव हो रहा है, ठीक है? ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपको 2 ग्रुप्स आपको बनाने होंगे, 2 चीजें आपको बनानी होंगी। इसे थोड़ा समझते हैं, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि इसे कहते हैं, ठीक है? प्रायोगिक विधि, और ये विधि सबसे सटीक विधि है, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट जुड़ा होता है, ठीक है? और इस विधि में 2 चीजें हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इस मेथड में 2 घटक हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आप बदल सकते हैं, जिस घटक को बदल सकते हैं, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऐसा घटक इस एक्सपेरिमेंट में जिसे आप, ठीक है, जिस पर असर आपको देखना है, जिस पर असर देखना है। ये 2 चीजें आपको एक्सपेरिमेंट मेथड में मिलेंगी, ठीक है? अब इस 2 चीजों से आप इस मेथड को रन करोगे। अब आप क्या करोगे, इसमें 2 ग्रुप बनाओगे। एक ग्रुप है जिसे आपने नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मतलब जिनके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और दूसरा ग्रुप को आपने नाम दिया कंट्रोल ग्रुप, ठीक है? कंट्रोल ग्रुप। अब आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है, कुछ लोग हैं उन पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे कि एक आप नुक्कड़ नाटक बिठाएंगे, ठीक है? और उस नुक्कड़ नाटक में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक आप बिठाएंगे। अब इस नुक्कड़ नाटक में आप क्या बताएंगे, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप ओआरएस के यूज को बढ़ाएंगे, ठीक है? आप ये बताएंगे कि ओआरएस कितना फायदेमंद है, इसको आपको इसका यूज करना चाहिए। तो जो नुक्कड़ नाटक है ये क्या है, ये जो नुक्कड़ नाटक है क्या है, ये आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसे हम बार बार बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? ताकि हम ओआरएस के यूज को बढ़ा सके। और ये जो ओआरएस का यूज है, ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसी के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, ओआरएस को यूज को बढ़ाना है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? हम हो सकता है कि हम नाटक नुक्कड़ का माध्यम का इस्तेमाल ना करके हम वीडियो का माध्यम करें, उनको कोई पिक्चर दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं, जिसके वजह से वो ओआरएस का यूज वो ज्यादा करें, राइट? तो इसीलिए ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओआरएस का यूज क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब ये फिक्स है, ये आपको इस्तेमाल करना, ये सिखाना है लोगों को, ठीक है? और दूसरा जो ग्रुप है उनमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, उन पे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या उनके उस ग्रुप में ओआरएस का यूज बढ़ रहा है या नहीं, ओआरएस का उपयोग इस ग्रुप में लोग कर रहे हैं कि नहीं, और हम इन्हें कोई कुछ बता नहीं रहे, कुछ सिखा नहीं रहे हैं, इसका फायदा क्या है क्या नहीं है, राइट? तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, परफेक्ट। और जो चौथा मेथड है वो क्या है, केस स्टडी मेथड, जिसे आप कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि। ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम केस स्टडी करते हैं, एक गहन अध्ययन करते हैं किसी ग्रुप का, किसी संस्था का, या किसी व्यक्ति का, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, एक एरिया है जहां पे पोलियो का एक अजीब केस मिला है, राइट? तो उस बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, ये अजीब केस क्यों मिला है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, उसके परिवार की का हम बैकग्राउंड देखेंगे कि वो किस कारण से पोलियो की दवा नहीं पी रहा है वो, ठीक है? उसका हम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये ऐसा केस आया है, क्या बच्चे ने पोलियो की डोज पी थी, नहीं पी थी, तो क्यों नहीं पी थी, ये सारा हम स्टडी करेंगे, इसे कहते हैं केस स्टडी मेथड, ठीक है? और ये केस स्टडी करने के बाद में जो रिजल्ट है, और जो रिजल्ट है हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे, ताकि ऐसा कोई दूसरा केस ना आए, कोई ऐसा कोई अजीब केस और ना आए, ठीक है? इस केस को हम क्या करेंगे, जनरलाइज तरीके से
सामान्य तरीके से पूरे देश में लागू कर देंगे। ये है हमारा केस स्टडी मेथड। और इसके बाद जो पांचवा मेथड है वो है सर्वे मेथड, यानी कि सर्वेक्षण विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बहुत कम समय में और बहुत बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा इकट्ठा करते हैं। मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ये जनरल होता है, क्वेश्चनर होता है। हमने क्या किया, एक जनरल क्वेश्चनर बना लिया और लोगों का हम इंटरव्यू लेने लगे। ठीक है, जिस तरीके से हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लेता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लेता है, एक ये सर्वे करता है, ये वो मेथड है। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना लेंगे और हर एक पर्सन से वही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये भी क्या एक रिसर्च का मेथड है, जिसे आप कहते हो सर्वे मेथड। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या, इसकी खामी क्या है, लोग यहाँ पे सोशल डिजायरेबिलिटी के बायस हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं, है ना, राइट। ओके, तो मतलब बेसिकली वो बोलेंगे कि जैसा समाज, इसका मतलब क्या होता है, जैसा समाज को चाहिए वो वैसा दिखाते हैं। ये लोग वैसा जवाब देंगे जो जवाब सही होगा, भले ही वो काम वो ना करते हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि भले ही खाना खाने से पहले कोई हाथ नहीं धोता है, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, वो जवाब देंगे कि हाँ मैं धोता हूं, क्योंकि समाज चाहता है कि भाई खाना खाने के पहले आप हाथ धो। समाज में अच्छा बनने के लिए वो इस मेथड को गलत रिप्लाई करते हैं, और ये मेथड क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, मतलब इसमें बहुत सारी खामियां आ जाती है। ठीक है, ये रहा क्या साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान की प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में समझते हैं। ओके, हालांकि ये हमारी सेकेंड यूनिट का पार्ट है। ठीक है, ये जो है ये हमारे सेकेंड यूनिट का पार्ट है, तो कोशिश करते हैं कि इसे हम सेकेंड यूनिट में करें। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ कि ये सेकेंड यूनिट का पार्ट है या फर्स्ट का पार्ट है। नहीं, ये फर्स्ट का पार्ट, इसे कवर करते हैं। ठीक है, इसे कवर करते हैं। दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मानव मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। अगर हम शॉर्ट में समझें तो जो साइकोलॉजी है ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुआयामी है। ये बहुआयामी कितना आयाम है इसमें, ये है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी एज एन एम्पेरिकल साइंस है। ये नेचर साइंस वर्सेस सोशल साइंस डोमेन की बात करते हैं, और थियोरेटिकल वर्सेस अप्लाइड ब्रांचेस की बात करते हैं। इसके डिफरेंट क्या है, प्रकृति है इसकी, डायमेंशन है बेसिकली। ठीक है, तो जो एम्पेरिकल साइंस है, एम्पेरिकल साइंस ये क्या है, ये इसका मतलब कि चीजों की हवा में बात नहीं होगी। साइकोलॉजी में हम हवा में बात नहीं करेंगे, हमारे पास फैक्ट होना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए, तब हम बात करेंगे। इसे कहते हैं एम्पेरिकल मेथड या एम्पेरिकल साइंस, राइट। तो साइकोलॉजी क्या है, ये एक एम्पेरिकल साइंस है, एक वैज्ञानिक प्रकृति का है ये, क्योंकि हम इसमें डेटा मांगते हैं, फैक्ट्स मांगते हैं, एक्सपेरिमेंट पर चलता है ये। ओके, ऑलराइट। अगला, ये ड्यूअल डोमेन है बेसिकली, ये मतलब ये दो डोमेन पर काम करता है। जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ये दो डोमेन पर काम करता है। पहला क्या है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस भी है ये साइकोलॉजी। ये नेचुरल साइंस क्यों है, क्योंकि ये ब्रेन के फंक्शन, नर्वस सिस्टम और बायोलॉजी की बात करता है ना। और ये साइकोलॉजी सोशल साइंस का भी भाग है, क्योंकि वो देखता है कि समाज, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, हमारे फैमिली है, ये कैसे बिहेव करती है। इसलिए इसे हम कहते हैं सोशल साइंस भी। तो साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, ये एम्पेरिकल नेचर का है, मतलब इसमें साइंटिफिक बातें होती हैं। ये नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों में की बातें करता है ये, राइट। ओके, ठीक है। इसके अलावा थ्योरेटिकल वर्सेस अप्लाइड ब्रांचेस, इसके क्या है, सैद्धांतिक और अप्लाइड ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, व्यावहारिक इसके शाखाएं भी हैं। ओके,
ऑलराइट, अब हम इसके स्कोप की बात करते हैं। इसका स्कोप, इसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है? इसके दो मेन डिवीजन है। पहला है प्योर साइकोलॉजी, ठीक है, प्योर साइकोलॉजी। इस इसके तरीके समझते हैं। इसके दो मेन क्या है, ब्रांचेस हैं, है ना, दो मेन शाखाएं हैं। पहला क्या है, प्योर साइकोलॉजी, मतलब वो वो साइकोलॉजी जो सिर्फ थियरी बताती है, जिसे आप थ्योरेटिकल बोलते हैं, ठीक है, जो थियरी बताती है, बनाती है, जैसे कॉग्निटिव थियरी हो गया या डेवलपमेंटल थियरी हो गया, है ना, राइट। और जो दूसरा है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी या अप्लाइड ब्रांच। ये क्या करता है, वो उस थियरी को ये इंप्लीमेंट करता है, जमीन पर ये लागू करता है, राइट। तो एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते आपको हेल्थ साइकोलॉजी को जानना चाहिए, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, इन सब का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राइट। आपको क्या होना चाहिए, इन सभी का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये रहा साइकोलॉजी के ब्रांचेस। अच्छा, इन डिटेल अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसके जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो और भी सारे हैं। और क्या क्या है, हेल्थ साइकोलॉजी है। हेल्थ साइकोलॉजी क्या करता है, ये देखता है कि हमारा वेलबींग कैसा है, हमारे बीमारियों की बात करता है, बीमारियों को ठीक करने की बात करता है, उसके मैनेजमेंट की बात करता है। और दूसरा सोशल साइकोलॉजी है, ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है हमारे थॉट, इमोशन और बिहेवियर के बारे में, ठीक है, राइट। इसके अलावा जो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी भी है इसके ब्रांचेस में, ये क्या करता है, ये थेरेपी की बात करता है कि थेरेपी के माध्यम से किस तरीके से बीमारी को ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस को, या रिहेबिलिटेशन की बात करता है ये, राइट। और इसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी है, ये एक कॉग्निटिव अप्रोच की बात करता है, इमोशनल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ठीक है। एडोलेसेंस, एडल्टहुड, वयस्कता की बात करता है, किस तरीके से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, राइट, है ना। और इसके अलावा लास्ट में है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी है, आईओ। मतलब ये क्या करता है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, मतलब मोटिवेशन थियरी की बात करता है। जैसे कि अगर किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में लोग अगर स्ट्रेस की वजह से या किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उनको सुधारता है। तो ये रहा हमारा साइकोलॉजी के इतने ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये इसके शाखाएं हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा फर्स्ट यूनिट साइकोलॉजी का। और आज के इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसके डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन को कवर किया है। आई बिलीव आपको अच्छा लगा। अगर आप ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।